हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इन क्वेश्चंस के जो ब्रीफ आंसर्स हैं और हिंट्स हैं वो आपको सॉल्यूशन मैं दूंगा अभी इस वीडियो में, और डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है हर क्वेश्चन की आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से अगर आप डिटेल में अगर आंसर देखना चाहें कोई तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं 10 से 12 क्वेश्चन होने वाले हैं। ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि इसमें 3 मार्क्स के, 2 मार्क्स के और 5 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। तो इन सभी क्वेश्चन में आप अपने क्वेश्चन जो हैं 2, 3 और 5 मार्क्स से कंप्लीट कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आपके पास जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है K = एफ नॉट डिवाइड बाई एफ, इसके ऊपर 1 मार्क्स और 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। वहां से आपसे क्या पूछेगा कि जैसे ये जो फोर्स है, ये फोर्स है एयर और वैक्यूम का, और ये जो फोर्स है ये है किसी मीडियम का। मीडियम का फोर्स पूछेगा तो मीडियम का फोर्स जो है वो हो जाएगा एफ नॉट डिवाइडेड बाई के। ओरिजिनल फोर्स का 1/k टाइम्स हो जाएगा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आते हैं, ये इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, 2 चार्ज एयर में रखे हुए हैं, उनके बीच में एफ फोर्स है। अगर इनके बीच में मैं एयर को निकाल के प्लास्टिक शीट रख दूं तो नया फोर्स कितना हो जाएगा, तो नया फोर्स 1/k टाइम्स हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा, इसको आप अच्छे से ध्यान करके रखें। क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार से आ सकता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन जो है वो, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें फाइंड आउट करना होता है, जैसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E = KQ डिवाइडेड बाई R², चार्ज के कारण। और वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास क्या होता है, F डिवाइडेड बाई Q0 होता है। लेकिन जब चार्ज के कारण ड्राइव करेंगे तो ऐसा रिलेशन हमारे पास आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट याद करके रखें आप, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम और एक होती है वोल्ट पर मीटर। तो ये एक्सेप्शनल यूनिट, एक्सेप्शनल तो नहीं है बट ये बहुत कम देखने को मिलती है। तो एग्जाम में इस पे से क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच फिजिकल क्वांटिटी हैज द यूनिट वोल्ट पर मीटर। उसके बाद इसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालना है वो निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इसके 3 क्वेश्चंस बनते हैं। उससे पहले एक क्वेश्चन हम डाइपोल के बारे में भी देख लें। तो क्वेश्चन नंबर ये करने से पहले हम डाइपोल का एक क्वेश्चन पढ़ लें। जो डाइपोल होता है उस पे क्या क्वेश्चन आ सकता है, और डाइपोल का जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है आइडियल डाइपोल क्या होता है। जैसे डाइपोल में आपको पता है एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, ये डाइपोल लेंथ है 2a। आइडियल डाइपोल वो होगा, ये चार्ज की साइज इस प्रकार से बढ़ती चली जाए और डाइपोल लेंथ है वो स्मॉलर एंड स्मॉलर होती चली जाए, तो वो जो डाइपोल होता है उसको हम बोलते हैं आइडियल डाइपोल। तो डाइपोल का एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि आइडियल डाइपोल क्या होता है। तो क्या होता है आइडियल डाइपोल? एक ऐसा डाइपोल होता है जिसके चार्ज बड़े होते हैं और चार्ज के बीच का जो सेपरेशन होता है वो स्मॉल होता है, तो उसको हम बोलते हैं आइडियल डाइपोल। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालना है तो पहला आता है ऑन एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन पे कैसे होगा, जैसे मान लीजिए कोई डाइपोल है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को जो मिलाने वाली लाइन है ये इसकी एक्सिस है। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, यहाँ पे आपको निकालना है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E कितना होगा। तो आप देखेंगे इस पॉइंट पे इस पॉजिटिव चार्ज का भी इन्फ्लुएंस है और इस नेगेटिव चार्ज का भी इन्फ्लुएंस है, पॉजिटिव का भी इन्फ्लुएंस है। तो यहाँ पे जो नेट फील्ड होने वाला है वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये सेंटर है तो यहाँ से लिया कर यहाँ तक कि R डिस्टेंस मान लेते हैं। डाइपोल लेंथ का हाफ ये हो गया, हाफ ये हुआ। यहाँ हम फील्ड निकालेंगे नेगेटिव का, तो E नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं, वो आपके पास आ जाएगा KQ डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी R - A, ये हो जाएगा R - A का स्क्वायर। फिर E पॉजिटिव निकालेंगे तो वो आपके पास हो जाएगा KQ डिवाइडेड बाई वो डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो हो जाएगी R + A, तो डिस्टेंस आ जाएगी R + A का स्क्वायर। क्योंकि पॉजिटिव का फील्ड आउटवर्ड होता है तो यहाँ से इसका फील्ड हो जाएगा, ये E पॉजिटिव इधर है, E नेगेटिव इधर है। यहाँ से हम देखते हैं नेगेटिव वाला जो फील्ड है ये R - A, इधर R + A, तो ये फील्ड बड़ा है, ये फील्ड छोटा है। तो नेट फील्ड आपका E आएगा, वो आएगा E नेगेटिव माइनस ऑफ E पॉजिटिव। सोल्व करेंगे इसको, इसका रिजल्ट आपके पास आएगा 2kp डिवाइडेड बाई R³। कब? जब मैं मान लूंगा कि R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A, तो रिजल्ट आएगा 2kp बाई R³। डायरेक्शन किधर आएगी,
जो बड़े वाला फील्ड था, बड़ा कौन था, नेगेटिव। डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ होती है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये हुई है ना, तो इसकी भी अलोंग डाइपोल मोमेंट आएगी, यानी अलोंग डाइपोल मोमेंट पी, इसकी जो डायरेक्शन है डाइपोल मोमेंट की पी के अलोंग आएगी। ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो बनेगा ऑन इक्वेटोरियल लाइन, डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पे। तो ये डाइपोल है आपका, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, डाइपोल का सेंटर है। तो सेंटर की लाइन इस प्रकार से जो परपेंडिकुलर जो हो, सेंटर से जो लाइन डाइपोल के परपेंडिकुलर, उसको इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं, इक्वेटोरियल प्लेन बोलते हैं। यहाँ पे निकालना है तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड हो जाएगा, पॉजिटिव का फील्ड इधर हो जाएगा, इसको मैं बोल दूंगा E1। नेगेटिव का फील्ड निकालेंगे वो इधर हो जाएगा, इसको क्या बोल देंगे, E2 बोल देंगे। E1 E2 का रिजल्टेंट निकालेंगे तो रिजल्टेंट फील्ड E इधर आएगा। इसको सोल्व करने के दो तरीके हैं, E1 और E2 निकालो, डायरेक्ट रिजल्टेंट निकाल लो, या फिर E1 के कंपोनेंट बना लो, इधर हो जाएगा इसका साइन कंपोनेंट, इधर हो जाएगा कोस कंपोनेंट। E2 के कंपोनेंट बना लो, इधर हो जाएगा साइन कंपोनेंट, इधर हो जाएगा कोस कंपोनेंट। नेट E हो जाएगा 2E cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो आएगा KP डिवाइडेड बाई R क्यूब। वही माना है, R वेरी वेरी ग्रेटर देन A करेंगे तो रिजल्ट आएगा KP डिवाइड बाई R क्यूब। और ये जो है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट P, इसको आप याद करके रखेंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन इसके ऊपर जो आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट, इन सभी में से ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, वो है टॉर्क ऑन डाइपोल। डाइपोल पे टॉर्क इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। जैसे ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस प्रकार से मैंने डाइपोल रख दिया एट एन एंगल थीटा, तो यहाँ जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा प्लस QE, क्योंकि प्लस Q चार्ज रखा इधर मैंने, यहाँ माइनस Q चार्ज रखूंगा तो इधर हो जाएगा माइनस QE। यहाँ से इसके ऊपर से दो क्वेश्चन पूछते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा, नेट फोर्स इसके ऊपर पूछ सकता है। तो नेट फोर्स क्या आएगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, जीरो, क्योंकि प्लस QE माइनस QE। नेट फोर्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, जीरो। और अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो तो क्या आएगा, वो नॉन जीरो। नोट्स बना लें इसके, आप शॉर्ट नोट्स हैं ये, इन शॉर्ट नोट को बना लेंगे तो पूरा चैप्टर रिवाइज करने में भी आपको इजी रहेगा। 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी इसके अंदर आ रहे हैं, 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, और 5 मार्क्स का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी इसी के अंदर से बन जाएगा। नेट फोर्स कितना हो गया, जीरो। अब इसका जो टॉर्क हम निकालेंगे, नेट फोर्स जीरो होगा, टॉर्क जो है वो आपके पास आएगा PE साइन थीटा। टॉर्क क्या आएगा, टॉर्क आएगा PE साइन थीटा। वेक्टर फॉर्म में अगर आपको ये लिखना होगा टॉर्क तो आप लिखोगे P क्रॉस E। यहां से 2-3 कंडीशन है, अगर थीटा की वैल्यू जीरो है तो टॉर्क की वैल्यू कितनी है, जीरो। अगर थीटा की वैल्यू जीरो है, टॉर्क की वैल्यू कितनी है, जीरो, और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। कौन सा इक्विलिब्रियम है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। टॉर्क जीरो, थीटा जीरो होने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी यही है, तो आपके पास थीटा जीरो है, टॉर्क जीरो है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। दूसरा केस, अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है, थीटा की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री, मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये है बट डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है। उस केस में टॉर्क जो है वो जीरो होगा बट अनस्टेबल होगा। क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तक के क्वेश्चन बन गए आपके पास। यहाँ से इन क्वेश्चंस को एक एक करके आप नोट करते चले जाएं। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास आता है वो इसके अंदर आता है हमारे पास फ्लक्स का। किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टॉपिक आता है नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सिंपल डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्रॉसिंग ए गिवन एरिया। नॉर्मली इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या होता है, EA कोस थीटा होता है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप ऐसे भी लिख सकते हो E डॉट DA ओवर द क्लोज पाथ। DA को DS भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। इसका अगर डिटेल में आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका वीडियो है, आप आराम से देख सकते हैं। बट इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप ध्यान रखें, ये हुआ। और इसके ऊपर जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या बोलता है कि जिस प्रकार से ये कोई भी क्लोज सरफेस है
और इस सरफेस में मान लीजिए यहाँ पे ये प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे -3 क्यू चार्ज है, बाहर में +2 क्यू चार्ज है। तो गॉस थ्योरम बोलता है ये कोई भी क्लोज पाथ जो है, इस क्लोज पाथ का जो टोटल चार्ज है, तो टोटल चार्ज है -3 क्यू प्लस क्यू, यानी कितना हो गया -2 क्यू, वो चार्ज हमें काउंट लेना है, बाहर वाला चार्ज हमें नहीं लेना। इसके अंदर जो भी टोटल चार्ज है Q डिवाइडेड बाई, अगर मैं एप्सिलॉन नोट कर दूं तो वो होता है फ्लक्स के बराबर। तो जो फ्लक्स होता है वो होता है चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस डिवाइड बाय एप्सिलॉन नोट। ओके, एप्सिलॉन नोट की वैल्यू आपको पता है, यहां से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी कैलकुलेट कर सकते हो। क्वेश्चन एग्जाम में इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल ऐसे आ सकता है कि मान लीजिए यहाँ पे कहेगा एक सरफेस है, उसके ऊपर Q चार्ज है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज बताइए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज बताने का मतलब है वो आपसे फ्लक्स पूछ रहा है, क्योंकि फ्लक्स की डेफिनेशन यही है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज क्रॉसिंग ए गिवन एरिया नॉर्मली। ओके, तो यहाँ से जब आपको नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स बोल के फ्लक्स ही पूछना चाहता है तो आप क्या करोगे, यहाँ से Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नोट है, Q की वैल्यू, इस Q की वैल्यू इसने स्मॉल q रिप्रेजेंट की है, एप्सिलॉन नोट वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन और पर मीटर स्क्वायर। ओके, ये जो वैल्यू है 8.85 10⁻12, ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे, फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी। गॉस थ्योरम के ऊपर जो गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है गॉस थ्योरम की 3 एप्लीकेशन है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 3 मार्क्स के क्वेश्चन में तो इसको पक्का टिक करके ही चलो गॉस थ्योरम को। गॉस थ्योरम की जो पहली एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट वायर और लॉन्ग वायर। इस प्रकार से आपके पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज वायर होगी, ये इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, लैम्डा है। इसके कारण मुझे कोई भी r डिस्टेंस है कि उस r डिस्टेंस पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो गॉस थ्योरम में अभी हमने कहा कि चार्ज हमेशा किस में होना चाहिए, क्लोज्ड सरफेस में होना चाहिए। तो इस सरफेस को हम बना लेते हैं क्लोज। इस प्रकार से सरफेस को क्या बना लिया, क्लोज, तो सिलेंड्रिकल सरफेस हो गया। इस सिलेंड्रिकल सरफेस के कारण आप गॉस थ्योरम यूज करोगे, तो इसका मतलब है कि गॉस थ्योरम क्या बोलता है कि जो फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q डिवाइडेड बाई क्या होता है, एप्सिलॉन नोट, दैट इज इक्वल टू होता है E डॉट ds ओवर दी क्लोज पाथ। तो यहाँ पे Q तो आपके पास एक चार्ज है नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट दे रखा है, तो हम एक सिलेंडर ले रहे हैं, तो उसके क्या आ रहा, हमें निकालना भी क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है फ्लक्स से। तो Q बाई एप्सिलॉन नोट के बारे में अब आपको यहाँ पे नहीं सोचना है, आपको डायरेक्ट सोचना है कि फ्लक्स जो होता है वो E डॉट ds होता है। फ्लक्स यहाँ से 3 सरफेस का निकलेगा, इस सरफेस का निकलेगा, इसका एरिया वेक्टर इधर है, इस सरफेस का निकलेगा, इसका एरिया वेक्टर इधर है, और ये जो कर्व्ड सरफेस है इसका एरिया वेक्टर इधर है। इन सभी चार्जेस का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसकी डायरेक्शन ये है। इसका मतलब यहाँ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ एंगल 90 डिग्री, यहाँ एंगल 90 डिग्री, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ इसके पैरेलल है, तो सिर्फ कर्व्ड पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बाकी सभी का क्या हो जाएगा, 0। तो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, फ्लक्स, सिर्फ फ्लक्स होगा कर्व्ड पार्ट का, इन दोनों का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो फ्लक्स आने वाला है वो सिर्फ कर्व्ड पार्ट का आने वाला है। किसका आने वाला है, कर्व्ड पार्ट का। और E डॉट ds यहाँ पे टोटल जब सोल्व करोगे तो E की वैल्यू आपके पास आएगी Q डिवाइडेड बाई 2 पाई आर एल। E डिवाइड बाई E इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई 2 पाई आर एल। Q बाई एल को मैं क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा लिख सकता, 2 पाई आर एप्सिलॉन नोट भी आएगा, 2 पाई आर एल और एप्सिलॉन नोट होगा। यहाँ से Q बाई एल को मैं लिख दूंगा लैम्डा, ये हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू आर। ओके, एप्सिलॉन नोट आएगा क्या, एप्सिलॉन नोट नहीं आएगा, क्योंकि ये, हाँ एप्सिलॉन नोट आएगा, Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नोट, फाई की वैल्यू कितनी हुई, Q बाई एप्सिलॉन नोट, ds जो है वो आपके पास हो जाएगा 2 पाई आर एल। देखो पूरा करके दिखाता हूँ, पूरा करेंगे तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग फाई किसके बराबर होता है, Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नोट होता है। E एज इट इज रह जाएगा, ds इस क्लोज पाथ का आएगा तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एल हो जाएगा। तो E की वैल्यू आपके पास आ जाएगी Q डिवाइड बाई 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नोट। ओके, और Q बाई एल क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नोट। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं, अगर लैम्डा नेगेटिव है और अगर लैम्डा पॉजिटिव है तो क्या होगा। लैम्डा नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि चार्ज नेगेटिव है। लैम्डा नेगेटिव होने का मतलब क्या है, चार्ज नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियली इनवर्ड होगा।
इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन क्या होगी, रेडियली इनवर्ड होगी। और लैम्डा अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो रेडियली मतलब ये जो रेडियस है इसकी, ये जो रेडियस है, तो अगर नेगेटिव है तो ये ऐसे होगा, पॉजिटिव है तो किधर हो जाएगा, ये बाहर की तरफ हो जाएगा। ओके, पहला ये है। और दूसरा इसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो क्या है, इन सभी क्वेश्चंस को नोटबुक में आप 2 बार 3 बार ऐसे लिख के याद करना। जितनी बार आप लिखोगे उतने अच्छे से याद होंगे। कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर याद हो जाता है लेकिन बाद में भूल जाते हैं, तो बाद में भूलने का रीजन यही है क्योंकि आपकी रिटर्न प्रैक्टिस नहीं हुई। आपका जो माइंड है और जो हैंड है उस दोनों का सिंक्रोनाइजेशन नहीं, जब तक ये दोनों सिंक्रोनाइज नहीं रहेंगे आप कुछ भी याद करो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ओके, तो हार्ड वर्क के साथ थोड़ा स्मार्ट वर्क करना भी है। दूसरा जो आपके पास है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू होलोस्फीयर। होलोस्फीयर भी आ जाता है और सेल भी बोल देते हैं। तो उसमें क्या होगा, जैसे इस प्रकार से ये सेल है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें 3 पॉइंट पे निकाल सकते हैं, यहां निकाल सकते हैं, यहां निकाल सकते हैं, अंदर निकाल सकते हैं। तो चार्ज जैसे मान लीजिए कंसंट्रेटेड है यहाँ पे, यहां निकालना है तो इसका गासियन सरफेस, स्फेरिकल गासियन सरफेस हो जाएगा। इसकी खुद की रेडियस में सेल की और स्फीयर की आर मान लेता हूं। स्फेरिकल गासियन सरफेस की रेडियस मैंने कितनी मानी, आर मानी। तो इसका जो फील्ड है उसी प्रकार से गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो ई डॉट ds आपके पास आएगा वो किसके बराबर आएगा, q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर आएगा। यहाँ पे अगर आप कोई भी एक ds मानेंगे, सरफेस का एलिमेंट मानेंगे, उसका एरिया वेक्टर होगा इधर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर सेम डायरेक्शन में है, तो ई और ds हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, और E इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आ जाएगा किधर, सरफेस के ऊपर, सरफेस नहीं आउटसाइड द सरफेस। पहला केस नंबर 1 इसका क्या है, जब r ग्रेटर देन रेडियस है, केस नंबर 1। और केस नंबर 2 जो है अगर r इज इक्वल टू r है तो इस r से इस r को रिप्लेस कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपके पास आ जाएगा q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और अंदर निकालेंगे, तीसरा जो पॉइंट है ये यहां निकालेंगे तो इसका गासियन सरफेस ऐसे करेंगे, इस बार रेडियस क्या होगी r। तो तीसरा जो है c वाला केस, उसमें क्या हुआ c केस में कि जो r है वो लेस देन r है, और इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, 0। क्यों हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 इस केस में, क्योंकि ये जो चार्ज है ये पूरे का पूरा चार्ज यहाँ नहीं, चार्ज सरफेस पे रिसाइड करता है, तो चार्ज ये सेंटर पे नहीं है एक्चुअली। चार्ज कहाँ रिसाइड कर जाएगा, मैं यहाँ रखूंगा तो सारा का सारा चार्ज कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। और ये जो मैं गासियन सरफेस लूंगा तो होलो एरिया है, यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे नहीं है, मतलब यहाँ पे चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है तब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो इस केस में सी की वैल्यू कितनी, ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। इसका ग्राफ अगर आप बनाएंगे तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये गासियन सरफेस की रेडियस ले लेंगे, इधर हम स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेंगे, 0 है, सेंटर पे 0 था, जब तक मैं सरफेस पे आऊंगा तब तक 0 रहेगा, सरफेस पे आते ही ई की वैल्यू इतनी हो जाती है और उसके बाद वो r के इनवर्सली है। ऑन द सरफेस, यहाँ ऑन द सरफेस यहाँ पे ई की वैल्यू है के नहीं, q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। और ये तो है ऑन द सरफेस, ये है आउटसाइड द सरफेस, तो आउटसाइड द सरफेस की वैल्यू होगी q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर। ओके, और तीसरा जो है इसके ऊपर इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आते हैं, कैपेसिटर जो होता है वो भी आप इसी के ऊपर सोल्व करते हो। अगला जो क्वेश्चन इसके ऊपर बनता है वो क्वेश्चन कौन सा बनता है, वो क्वेश्चन बनता है पैरेलल प्लेट्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। ई पैरेलल प्लेट के नहीं, सिंगल प्लेट का लेते हैं हम, ई ड्यू टू ए इनफाइनाइट प्लेट और यूनिफॉर्मली चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट है। ओके, रिकॉर्डिंग चेक करनी पड़ती है ना बीच में, रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं चल रही। ओके, चलो टॉपिक के ऊपर आते हैं। ई ड्यू टू ए इनफाइनाइट प्लेन शीट है हमारी, प्लेट ले लिया या शीट ले लिया एक ही बात है ना, शीट है और वो कैसे यूनिफॉर्मली चार्ज है उससे काम निकालना है। मतलब इस प्रकार से एक इनफाइनाइट प्लेट हम ले लेते हैं
और वो प्लेट कैसी है, इस प्रकार से यूनिफॉर्मली चार्ज है, और इसके कारण मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो प्लेट को कुछ आप इस प्रकार से कंसीडर करेंगे, जैसे ये प्लेट है और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेट के इस साइड भी होने वाला है, इस प्लेट के इस साइड भी होने वाला है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट मानता हूँ, सपोज को इतनी डिस्टेंस के ऊपर मैंने एक पॉइंट मान लिया यहाँ पे r डिस्टेंस के ऊपर, तो r डिस्टेंस पे यहाँ पे भी उतनी डिस्टेंस पे एक दूसरा पॉइंट भी मैं कंसिडर करता हूँ, क्योंकि सिमेट्रिकल होगा, इधर फील्ड है उतनी ही डिस्टेंस पे उतना ही फील्ड दूसरी साइड भी होगा। तो इस प्रकार से इसको सोल्व करने के लिए हम क्या मान लेते हैं, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसिडर कर लेते हैं। एक पॉइंट मैंने यहाँ कंसिडर किया, तो इसका उतनी ही डिस्टेंस पे सिलेंडर इधर करेंगे तो पूरा एक सिलेंडर हो जाएगा ये। ओके, इसके कारण जब इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ये पॉजिटिव प्लेट इस प्रकार से खड़ी है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड का इधर जाएगा, इस साइड का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा, इधर जाएगा। सिलेंडर है तो सिलेंडर के 3 सरफेस है, 3 सरफेस है तो 3 सरफेस का फ्लक्स आपके पास आएगा। पहला जो सरफेस है ये, इसका नॉर्मल इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इधर है, इसका नॉर्मल इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और तीसरा करोड़ पार्ट आएगा ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ये 90 डिग्री है, तो करोड़ पार्ट का तो हो जाएगा आपके पास 0। सिर्फ और सिर्फ ये जो सर्कुलर पार्ट है इन्हीं का मिलेगा, तो इन्हीं का आपको मिलेगा, तो आपको मिलेगा ये 2ES, ES इसका, ES इसका, और 2S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और E जो है वो हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट S, और Q बाई S होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो E जो है वो आपके पास हो जाएगा सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट जो आया है वो वन साइड का आया है, आइदर दिस साइड और दिस साइड, दोनों साइड का नहीं है। 2 होने का मतलब, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे 2 लिया था, 2 मतलब दोनों साइड का है, 2 को मैं इधर लेके आऊंगा तो एक साइड का इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, तो वन साइड का इधर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखोगे इस चीज के कारण, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे एक स्पेशल केस आता है, अगर ये सीट बहुत ही ज्यादा थिन होती, थिक सीट का केस तो ये हो गया, अगर ये सीट बहुत ज्यादा थिन होती तो उस केस में क्या होता है, जो फील्ड है ये दोनों के दोनों फील्ड एक साइड इफेक्ट दिखाना शुरू कर देते, तो फील्ड हो जाता सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इस पे क्या क्वेश्चन आता है, इस पे कई बार एक क्वेश्चन आता है, और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इसका कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से समझ में है तो इजीली आप निकाल सकते हो। वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आएगा कि इस प्रकार से 2 प्लेट है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है, 3 रीजन बन गए, 1, 2 एंड 3। इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए कितना होगा। तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये कैसी है, नेगेटिवली चार्ज है। इस रीजन में अगर मैं बात करता हूं तो मैं यहां से देखता हूं, यहाँ जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसका और इसका क्या होगा, दोनों का सम होगा। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं इसके कारण देखता हूं तो इसके कारण हो जाएगा इधर, माइनस वाले के कारण क्या हो जाएगा इधर, और यहाँ जो नेट फील्ड निकालूंगा इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट ई हो जाएगा सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट पॉजिटिव वाले का, माइनस सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट नेगेटिव वाले का, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा 0। यहाँ देखूंगा प्लस के कारण किधर होता है, बाहर की तरफ, माइनस के कारण अंदर की तरफ, यानी सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ये, और सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ये। ध्यान रखना जब मैं डायरेक्शन ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, डायरेक्शन ले रहा हूं, तो प्लस माइनस का साइन नहीं लूंगा, डायरेक्शन को वाइज काउंट कर रहा हूं, और अगर मैं प्लस माइनस का साइन ले रहा हूं तो फिर मैं वहां पे डायरेक्शन को नहीं देखूंगा, ठीक है ना। कई बार गलती यहाँ पे क्या होती है, हम डायरेक्शन और साइन दोनों एक साथ काउंट कर लेते हैं, तो फिर डिजायर्ड रिजल्ट वो नहीं आता, गलत रिजल्ट आते हैं। बच्चा क्या करेगा, यहाँ इसको लिख दिया उसने प्लस सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसको लिख दिया माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और क्योंकि डायरेक्शन के कारण फिर क्या सोचते हैं, अपोजिट होता है। डायरेक्शन का मतलब वेक्टर जो कोई भी क्वांटिटी होती है उसकी डायरेक्शन किसको लेके चलती है, साइन को लेके चलती है। अगर इसको पॉजिटिव मानूंगा तो ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव पहले से, नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा पॉजिटिव, बच्चा इसको पॉजिटिव कर देगा, रिजल्ट 0 नहीं आएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप सिर्फ एक चीज को माइंड में लेके चलना, या तो साइन को लेके चलना या डायरेक्शन को, क्योंकि हम यहाँ पे, क्योंकि ये हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो डायरेक्शन आपको देखने के बजाय सिर्फ साइन को लेके चलेंगे कि सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इसका, माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इसका, नेट 0। यहाँ पे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, नेट फील्ड हो गया सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर नेगेटिव चार्ज के कारण फील्ड इधर होगा, इस चार्ज के कारण होगा इधर, तो यहाँ भी फील्ड क्या आ जाएगा 0। और ये स्पेशल केस है, ये काम करता है किसमें, जो आपका कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर के अंदर ये काम करता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा
नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, और इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का न्यूमेरिकल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का एक न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है, उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, मुझे बार बार जाके आपकी रिकॉर्डिंग भी चेक करनी पड़ती है, चल रही है अभी तक। देखिए हमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन करना है वो करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। सिंपल सा न्यूमेरिकल है, ज्यादा मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं है। पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या था वो सोचें। पोटेंशियल को आप डिफाइन करते हो V इक्वल टू W डिवाइड बाई Q, और W को आप डिफाइन करोगे V इंटू Q से। W जो है टाइप ऑफ एनर्जी है, इसको मैं पोटेंशियल एनर्जी बोल सकता हूं। तो पोटेंशियल एनर्जी होती है पोटेंशियल इंटू चार्ज। किसी भी एक पॉइंट का जो पोटेंशियल होता है चार्ज का वो KQ डिवाइड बाई R होता है, और इंटू दूसरा चार्ज हो गया, इसको मैं Q2 बोल दूं तो इंटू क्या हो गया Q2, पहले वाले चार्ज को मैं Q1 बोल देता हूं। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आएगा दो चार्ज के कारण KQ1 Q2 डिवाइड बाई R, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। एक बात और नोट करके चले कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, वर्क डन के बराबर होती है। पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी, वर्क डन के बराबर होगी। आप ये कहो कि जो वर्क डन होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछता है। जैसे एक क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ, क्वेश्चन आपसे कहेगा किस प्रकार से एक ट्रायंगल है और इसके ऊपर इस प्रकार से जो चार्जेस हैं वो रखे हुए हैं। ये जो ट्रायंगल है ई साइड का मेजरमेंट सपोज करो x है, ठीक है, और क्या बोलता है इस चार्ज को इसके मिड पॉइंट पे ले आया मैं, इस चार्ज को इस मिड पॉइंट पे ले आया, इस चार्ज को इस मिड पॉइंट पे ले आया। तो ये जो नया कॉन्फ़िगरेशन बना है, मतलब चार्ज को यहां से मैंने यहां मूव करवाया, इसको यहां से लेकर यहां तक मूव करवाया, इसको यहां से लेकर यहां तक मूव करवाया, तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ा। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा हाउ मच वर्क इज डन इन दिस केस। तो आप क्या करोगे, तो उस दौरान जो वर्क डन होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, मतलब वो होता है पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकाल लो, आपके पास वर्क डन आ जाएगा। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपके पास अब ये है, इस कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी फाइनल निकलेगी। तो ये डिस्टेंस हो गई x/2, ये हो गई x/2, ये हो गई x/2। अब इसकी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी, इसकी और इसकी निकलेगी, इसकी और इसकी निकलेगी। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इस केस में आपके पास जो है वो तीन हो गए। एक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया, एक कॉन्फ़िगरेशन इन दोनों चार्ज का, एक इन दोनों चार्ज का, और क्योंकि सभी की डिस्टेंसेस सेम है, चार्ज सभी सेम है, तो 3 टाइम ऑफ KQ1 Q2 चार्ज सभी बराबर हैं, तो KQ² डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है x/2, x2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, फाइनल से ये होगी। और पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल जब आप निकालेंगे तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालनी है यहाँ से, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो जाएगा 3 KQ² डिवाइडेड बाई x, दोनों का डिफरेंस निकाल दो, वर्क डन आ जाएगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, एक क्वेश्चन में इस प्रकार से आ सकता है। इनको ऐसे नहीं करने की बजाय आपसे बोल सकता है कि चार्ज इस प्रकार से ट्रायंगल पे रखे थे या किसी स्क्वायर पे रखे थे या रेक्टेंगल पे रखे थे, और इन चार्जेस को सेपरेट करना है। चार्जेस को क्या करना है, सेपरेट करना है। बताओ वर्क डन कितना होगा। तो सेपरेट करने का मतलब है कि चार्ज एक दूसरे से इतने दूर हमें भेज देने हैं ताकि उनके बीच में कोई इंटरेक्शन ना हो, और कोई इंटरेक्शन उनके बीच में नहीं हो रहा है, इट मीन्स वो हमें इन्फिनिटी पे भेजने हैं, और इन्फिनिटी की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो 0 होती है, ठीक है। तो इन्फिनिटी पे भेज देंगे तो इन्फिनिटी पे फाइनल एनर्जी आपको तब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। फाइनल तो कितनी हो जाएगी 0, इनिशियल का कॉम्बिनेशन ये था ही, क्योंकि सेपरेट करना है ना, तो इन्फिनिटी पे भेजना है। तो इन्फिनिटी पे भेजना है मतलब उनके बीच का सेपरेशन x जो है वो 0 हो गया, तो इसको 0 x इन्फिनिटी होगा, इसको इन्फिनिटी करूंगा तो ये 0 आ जाएगा, फाइनल 0 हो जाएगी। इनिशियल ये वैल्यू हो गई, फाइनल में से इनिशियल घटा दो, वर्क डन आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो डिस्कस कर ही रहे हैं, लेकिन उनमें भी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल टाइप का एक ये, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे पास आते हैं किसके अंदर से, जो कैपेसिटर है कैपेसिटर के ऊपर से आते हैं, और कैपेसिटर में हमारे पास आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या आता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्वेश्चन आता है, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो क्वेश्चन है ये दो प्रकार के बनते हैं। एक पैरेलल प्लेट होता है विद एयर, और दूसरा पैरेलल प्लेट होता है विद डाई इलेक्ट्रिक। प्लेट के साथ हो
डाइलेक्ट्रिक के साथ, एयर के साथ। एयर के साथ जो C होगा वो आपके पास होगा A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D। विद डाइलेक्ट्रिक करूंगा तो C की वैल्यू होगी A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D माइनस T प्लस T डिवाइडेड बाई K, ये होने वाला है। और तीसरा केस इसके अंदर आ सकता है विद कंडक्टिंग स्लैब्स। डेरिवेशन जो है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लें। कंडक्टिंग स्लैब का आएगा C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D माइनस T। और इसके जो न्यूमेरिकल्स किस प्रकार से आ सकते हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। न्यूमेरिकल्स जो है इसके आप सोल्व कर लेंगे। एक जो इसके अंदर कैपेसिटर का आएगा एनर्जी इन दी कैपेसिटर, जो हाफ CV स्क्वायर का डेरिवेशन है। और एक एनर्जी डेंसिटी 1 मार्क्स क्वेश्चन में भी आ सकता है। एनर्जी डेंसिटी जो कितनी होती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर होती है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो हम बोल सकते हैं कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं या मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और ये क्वेश्चंस अगर आप रिवाइज कर लेते हो तो इस यूनिट में से आप ये मान के चलो कि लगभग जितने भी क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में उनको आप इजीली सोल्व कर सकते हो। इनके साथ साथ एक दो इनकी प्रॉब्लम करेंगे तो आप बिल्कुल अपने आप को परफेक्ट मान लेना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो आपकी कंप्लीट हो गई है। बेस्ट ऑफ लक।